हेलो एवरीवन। अब है हमारा तीसरा लेक्चर बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट का। और हम इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर किया था वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंटेनेंस की सिग्निफिकेंस के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट एवरी वन ऑफ अस वांट थिंग्स ऑफ द प्रूवन स्टैंडर्ड एंड सेम pertains टू द बिल्डिंग एंड इट्स सर्विसेज टू। तो हर कोई हम में से जो है, ये कह रहा है एक वेल नोन फैक्ट है कि हर कोई जो है उसको चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड की ही चाहिए, और यही सेम चीज़ हमारी बिल्डिंग पे भी अप्लाई होती है। यानी हम सभी स्टैंडर्ड की ही चीज़ पहनना पसंद करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेना पसंद करेंगे। तो बिल्डिंग भी जो है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की ही होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस आर मेनली कंसर्न विद द स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग। तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये मेनली किसके साथ कंसर्न है? स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग। दूसरा है वेदर टाइटनेस, इंटरनल कंफर्ट ऑफ द लेवल, द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स लॉन्गर सर्विस लाइफ। तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी बिल्डिंग स्टेबल होनी चाहिए, वेदर टाइटनेस होनी चाहिए, यानी किसी वेदर का हम उस पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इंटरनल कंफर्ट दे, हमें अच्छे से कंफर्ट दे, हम उसमें रह सके, कंफर्ट लेवल अच्छा हो। द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द बिल्डिंग को ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ किया जा सके, जितना ज़्यादा हम बेनिफिट उठा सके उतना उठाएं। एंड इट्स लॉन्गर सर्विस लाइफ, और लंबे समय तक वो चले। In order to achieve these objectives, it is necessary to carry out periodic and planned maintenance at regular intervals. और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें नेसेसरी इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि हम पीरियोडिक और प्लान मेंटेनेंस जो है वो करें। देखिए, नो पेन नो गेन। आप ये मत सोचिए कि एक बार घर बना दिया तो उसके बाद वो घर जो है आपको सारी उम्र वो करेगा। तो ये तो कुदरत का दस्तूर है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है उसका एक टाइम स्पैन है, उसने यहाँ पे किसी समय के लिए ही रहना है। लेकिन उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है अगर उसके प्लान में रेगुलर मेंटेनेंस की जाए। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी हमें नेचर ने दी है, बट अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे, अगर इसको रेगुलर टाइम पे अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, चेकअप नहीं करवाते और अच्छे से हम अपना लाइफस्टाइल नहीं अच्छा करेंगे, तो हमारी लाइफ की भी जो टाइम स्पैन है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह से बिल्डिंग का भी ऐसा है। बिल्डिंग एक बार बना दी तो आपको सब कुछ नहीं देगी, आपको उसको अचीव करना पड़ेगा, मेंटेनेंस साथ साथ करनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी की मेंटेनेंस आप हर 6-6 महीने बाद करा रहे हो, साल बाद करवा रहे हो, या 2-2 3-3 महीने बाद करवा रहे हो। वो किसके लिए? कि आपकी गाड़ी अप टू डेट रहे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। वैसे ही बिल्डिंग में भी ये सिग्निफिकेंस में वो यही चीज़ कह रहा है। द मेंटेनेंस शुड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। तो मेंटेनेंस जो है शुड स्टार्ट, ये स्टार्ट हो जानी चाहिए इमीडिएटली आफ्टर द बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। जैसे ही बिल्डिंग को आपने कंस्ट्रक्ट किया वैसे ही ये हो जानी चाहिए। All users and the maintenance engineer should be concerned with the performance of the materials used and the standard of the workmanship in the construction. सभी जो users हैं और मेंटेनेंस इंजीनियर है शुड बी कंसर्न, इनको कंसर्न होना चाहिए किसके साथ? परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल की परफॉर्मेंस कैसी है, और वर्कमैनशिप जो काम जिन लोगों ने उस पर काम किया हुआ है, उन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को बनाया है, उनका स्टैंडर्ड भी चेक करना है कि वो वर्कमैनशिप मतलब कि एक्सपीरियंस भी होता है ना। अब आपने अच्छा वर्क मिस्त्री यूज़ किया को लगाया था या कोई अनाड़ी को यूज़ किया हुआ था, वो यहाँ पर ये बोल रहा है। इफ़ दीज आर अनसेटिस्फैक्ट्री, deterioration begins and defects becomes apparent requiring urgent remedial measures। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब डेटोरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। मटेरियल अगर अच्छे नहीं है, बिल्डिंग अगर लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करोगे तब भी डेटोरेशन होगी। अगर आपके वर्कमैनशिप पुअर है तो भी डेटोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। रिक्वायरिंग
अर्जेंट रेमेडियल मेज़र, इसमें हमें अर्जेंट रेमेडियल मेज़र्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर कंप्लीशन, ख़त्म होने के बाद, ऑल बिल्डिंग रिक्वायर्स रेगुलर प्लान्ड एंड टाइमली मेंटेनेंस टू प्रिजर्व एंड एनहेंस देयर स्टेबिलिटी। आफ्टर कंप्लीशन, ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद सभी बिल्डिंग को ज़रूरत है, रिक्वायर रेगुलर, एक तो रेगुलर इंटरवल पे, प्लान्ड, पूरा वेल प्लान्ड होना चाहिए, एंड टाइमली मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस बिल्कुल टाइम के हिसाब से होनी चाहिए, टू प्रिजर्व एंड एनहेंस देयर सर्विसेबिलिटी। टू प्रिजर्व कर टाइमली मेंटेनेंस, टू प्रिजर्व करने के लिए और एनहेंस करने के लिए सर्विसेबिलिटी, यानी जो बिल्डिंग है उसकी जो सर्विस है वो प्रिजर्व हो जाए और बढ़े, और ज़्यादा अच्छी सर्विस वो हमें दे, कंफर्ट हमें और अच्छा दे। The importance and the need of regular and the planned maintenance can be seen from the following examples। अब कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं और उस एग्जाम्पल से वो बता रहा है कि क्यों मेंटेनेंस करना, प्लान मेंटेनेंस, रेगुलर और प्लान मेंटेनेंस की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले उसने एक एग्जाम्पल दी है कि अगर एक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है किसी वजह से, या हमने देखो मेंटेनेंस नहीं की हो और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली जाए, तो कितना नुकसान हो सकता है। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है और कुछ लोग वेंटिलेटर पे बैठे हुए हैं, तो उसी वक्त कितनी जानें जा सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर फेल हो जाती है, अगर हम इग्नोर करते हैं मेंटेनेंस को। दूसरी एग्जांपल में वो हमें क्या कह रहा है, आज की प्रेजेंट डे लाइफ में वो कह रहा है कि मेंटेनेंस सर्विस, मतलब मेंटेनेंस करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हम इधर से देख सकते हैं कि अगर किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिफ्ट बंद हो जाए तो उसका नुकसान कितने, उसके ऑक्यूपेंट्स को कितना सीरियसली अफेक्ट करेगा उनकी लाइफ को अगर लिफ्ट बंद हो जाती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अब यहाँ पे 100 मंजिल की भी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, 100 मंजिल से नीचे तक लिफ्ट के बिना तो कोई आ नहीं सकता, तो वहाँ पे भी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब उसके बाद तीसरी एग्जांपल में वो यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ इक्विपमेंट्स, अगर लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर उसमें मॉइस्चर आ जाता है या उसमें से लीकेज होती है, सीपेज होती है या डैम्पनेस होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट जो है लेबॉर्ट्री में देखा जा, मतलब हो सकता है, नुकसान हो सकता है लेबॉर्ट्री में। उसके बाद एक नाम दिया हुआ है इसने यहाँ पे, मिस्टर एडम नेविल इन हिज की नोट। ये जो राइटर है इसने अपने नोट में क्या दिया हुआ है, लिखा है कि मेंटेनेंस एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सेड। उसने कहा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो रेजिस्ट करती है वेदरिंग एजेंसीज़ को, ठीक है। अगर मटेरियल आपका ड्यूरेबल है तो वेदरिंग इफेक्ट को झेल लेगा, अगर नहीं है तो वो धूप, बारिश, ठंड इसको नहीं झेल पाएगा, तो आपकी बिल्डिंग में भी वही इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि वो भी डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। कह रहा ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इट इज़ नॉट इनफ टू मेक ड्यूरेबल कंक्रीट, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाओ, बट इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू पुट इन टू प्लेस अ सिस्टम ऑफ द रेगुलर एंड द प्लान मेंटेनेंस। ये भी ज़रूरी है कि आप रेगुलर और प्लान मेंटेनेंस करो। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू हैव रेगुलर एंड प्लान मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स सर्विस। तो ये ज़रूरी है, नेसेसरी है टू हैव रेगुलर और प्लान मेंटेनेंस हो ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स सर्विसेज। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनेंस, और इस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस को पढ़ा।